नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। सुप्रीम कोर्ट ने 29 नवंबर 2023 को एक जजमेंट है जो कि प्रोनाउंस की है, जो कि एक PMLA से रिलेटेड है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट से रिलेटेड है, जो कि क्रिमिनल अपील नंबर 2779 और 2023 है, और जिसमें अपीलेंट वर्सेस डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट का ये केस है। तो इसमें इस जजमेंट को समझने से पहले एक प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के कुछ प्रोविजंस हैं, उसको समझना बहुत जरूरी है। तो ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो पास हुआ था वो 2002 में पास हुआ था, और इसमें जो कुछ डेफिनेशंस है वो सेक्शन 2 के अंदर बताई गई हैं, और जो ऑफेंसेस ऑफ द मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है उसका डेफिनेशन सेक्शन 3 के अंदर डिफाइंड किया गया है, और पनिशमेंट फॉर द मनी लॉन्ड्रिंग है वो जो डेफिनेशन जो मतलब जो पनिशमेंट जो फॉर मनी लॉन्ड्रिंग है वो सेक्शन 4 के अंदर डिफाइन किया गया, जिसमें सजा 3 साल से लेकर 7 साल तक की सजा बताई गई है। और सेक्शन जो 5 है वो अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी जो इन्वॉल्व है मनी लॉन्ड्रिंग इसमें से रिलेटेड है, और सेक्शन 45 जो है वो जो बनता है कॉजनेंस ऑफेंसेस टू बी कॉजनेंस एंड नॉन बेलेबल। तो ये एक प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर एक शेड्यूल्ड ऑफेंसेस बता रखे हैं, शेड्यूल्ड ऑफेंसेस जो क्लासिफाई किया हुआ है सेक्शन मतलब पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी के अंदर। तो पार्ट ए के अंदर जो ऑफेंसेस बताए हुए हैं उसके जो इंडियन पीनल कोड के जो कुछ प्रोविजंस है, जिसमें 120B का भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी को डिफाइन किया गया है, ये पार्ट ए के अंदर बताया गया है। ये ऑफेंसेस अंडर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर कुछ सेक्शंस हैं वो डाले गए हैं, 121 है, 121A है, 255 है, ऐसे कुछ सेक्शंस हैं जो इंडियन पीनल कोड के हैं जो कि पार्ट ए के अंदर बताए हुए हैं। और पार्ट बी के अंदर कस्टम्स से रिलेटेड है, जो सेक्शन 132 ऑफ कस्टम्स एक्ट है उससे रिलेटेड जो बताए गए हैं, और पार्ट सी के अंदर जो बताए गए हैं जो भी क्रॉस जो ट्रांस बॉर्डर से रिलेटेड है उससे रिलेटेड जो भी प्रोविजंस आएंगे वो उसके अंदर मेंशन किए गए हैं। जो जिसके क्रॉस बॉर्डर इम्प्लीकेशंस होते हैं वो पार्ट सी के अंदर डाला गया है। और जो पार्ट बी के अंदर जो है सेक्शन 132 जो कस्टम्स एक्ट है वो उसको डिफाइन किया गया, फॉल्स डिक्लेरेशन, फॉल्स डॉक्यूमेंट्स जो है उसमें मेंशन किया गया। तो आइए हम इसके जजमेंट के ऊपर चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया था। तो देखिए यहाँ पर जो रिस्पोंडेंट है वो उन्होंने कंप्लेंट जो कि डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट है, उन्होंने एक कंप्लेंट फाइल की थी अंडर सेक्शन सेकंड प्रोविजन ऑफ सेक्शन 45 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर, वो जो कि स्पेशल कोर्ट थी PMLA बेंगलुरु में, वहां पेंडिंग थी। तो यहाँ पर जो अपीलेंट है उनको अक्यूज नंबर 6 बताया गया था कंप्लेंट में, और जो 17 मार्च 2022 का स्पेशल कोर्ट ने कॉजनेंस ले लिया था कंप्लेंट में, और अपीलेंट ने हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका में बेंगलुरु में अंडर 482 CRPC के अंदर क्वेश्चनिंग पिटीशन मांगी थी, मतलब प्रेयर की रिलीफ मांगी थी, जो कि डिसमिस कर दी थी हाई कोर्ट ने। अब जो कि 27 सितंबर 2022 को हाई कोर्ट ऑफ बेंगलुरु में मींस कर्नाटका हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दी थी। अब फैक्ट्स ये थे कि 2011 में एक बिजनेस स्कूल है, उन्होंने एक प्रॉपर्टी जो है नंबर जो बताया हुआ है वो बेंगलुरु में एक जगह है वहां पर खरीदी थी, जो कि 13 दिसंबर 0.5 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी थी एक बिजनेस स्कूल ने, और उस एरिया की जो प्रॉपर्टी थी वो 5 एकड़ की थी। और अब कोर्ट ने अपने यहाँ पर बताया कि कन्वीनियंस के लिए उस प्रॉपर्टी का नाम दे दिया गया फर्स्ट प्रॉपर्टी। और 2013 में 1 जुलाई 2013 में अपीलेंट, यहाँ पर जो अपीलेंट है उन्होंने प्रॉपर्टी अपडेट जान लीजिए, 1 जुलाई 2013 का बताया है, जहाँ पर अपीलेंट ने प्रॉपर्टी उसी बिजनेस स्कूल से खरीदी थी एक रजिस्टर्ड सेल डीड द्वारा, और 13.5 करोड़ की खरीदी थी। ये 13 दिसंबर 0.5 करोड़ था, उसके बाद 13.5 करोड़ था।
और यहाँ पर जो अक्यूज नंबर 1 है, जो कि अपीलेंट नहीं है, जो अक्यूज नंबर 1 है, उन्होंने प्रॉपर्टी, एक और प्रॉपर्टी खरीदी थी जो कि 4 एकड़ की थी और सर्वे नंबर सो एंड सो जगह का बताया बेंगलुरु में। और कोर्ट ने उस सेकंड अपनी कन्वीनियंस के लिए उस प्रॉपर्टी को सेकंड प्रॉपर्टी को बताया है। और यहाँ पर 2 प्रॉपर्टीज का मेंशन है, जो पहली प्रॉपर्टी और दूसरी सेकंड प्रॉपर्टी। अब अपीलेंट ने सेकंड जो प्रॉपर्टी है, यहाँ पर जो अपीलेंट है, उन्होंने सेल डीड में 2019 में खरीदी थी और उसकी उस सेकंड प्रॉपर्टी के लिए उन्होंने 2.47 करोड़ रुपए दिए थे अक्यूज नंबर 1 को। और 5 साल यहाँ बताया, 5 साल का जो पीरियड था 2010 से 2015 का, जो अपीलेंट के जो हस्बैंड हैं, जो कि वाइस चांसलर थे एक यूनिवर्सिटी के, और अपीलेंट ने भी उस वहां पे एक वाइस चांसलर की पोस्ट पे थोड़े पीरियड के लिए काम किया था। और 11 नवंबर 2017 को एक FIR थी, वो रजिस्ट्रार जो यूनिवर्सिटी है उसके रजिस्ट्रार ने कंप्लेंट FIR फाइल की थी और अक्यूज नंबर 1 के अगेंस्ट में डाली थी कि उन्होंने 107 करोड़ रुपया स्टूडेंट से लिया है और अपने आप को एक चांसलर बताया यूनिवर्सिटी का। तो एलिगेशन ये थी कि उन्होंने पैसा जो है वो 2017 से लेकर जनवरी 2017 से नवंबर 2017 तक का जो पैसा वो लिया था और अकाउंट है एक एजुकेशन सर्विसेज है वहां पर डिपॉजिट किया था। और उसके बाद करोड़ ऑफ रुपीस थे वो ट्रांसफर किए थे अक्यूज नंबर 1 के अकाउंट में। और इसके बाद बेसिस पे एक ECIR केस था, इन्फोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट थी, वो रजिस्टर की गई थी 16 अक्टूबर 2020 को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट द्वारा अगेंस्ट अक्यूज नंबर 1, 2 और 3 द्वारा के अगेंस्ट में। और जिसमें उनके जो हस्बैंड मींस जो अक्यूज नंबर 1 है, उनकी जो वाइफ है, उनको अक्यूज नंबर 2 बनाया और जो एक पार्टनर थे एजुकेशन सर्विसेज के, और अदर अननोन अक्यूज्ड उनको मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर सेक्शन 3 ऑफ PMLA के अंदर अक्यूज्ड बनाया। 4 FIR थी वो लॉन्च की गई थी इन्वेस्टिगेशन के बाद। जो पहली FIR थी नंबर 2016 की और उसमें क्लोजर रिपोर्ट थी वो एक्सेप्ट कर ली गई थी, उसमें 420 का भी इंग्रेडिएंट था। और सेकंड FIR थी 143, 144, 147, 149 और 120 भी इंडियन पिनल कोड का वो रजिस्टर किया गया था। और चार्जशीट भी फाइल हुई थी जो कि अनलॉफुल असेंबली 506 और 120 बी के अंदर चार्जशीट फाइल की गई थी। जो थर्ड थी 52 ऑफ 2017 की, जहाँ पुलिस स्टेशन जो जगह बताई है, यहाँ पर 420 भी लगाया था, लेकिन जब चार्जशीट जो फाइल की थी इसमें सिर्फ 120 भी तक रहने दिया था, लेकिन 420 का जो इंग्रेडिएंट था वो सेक्शन था वो हटा दिया गया था। और सिमिलरली फोर्थ FIR थी। अब 27 सितंबर 2021 को ED ने एक ऑर्डर पास किया अंडर सेक्शन 5 ऑफ PMLA एक्ट के अंदर और फर्स्ट और सेकंड प्रॉपर्टीज को अटैच कर दिया। सेक्शन 5 हम देख चुके हैं PMLA एक्ट के अंदर, जो कि बताया गया है कि अटैच कर सकती है इन्फोर्समेंट डायरेक्टर अगर मतलब इन्वेस्टिगेशन के दौरान। तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड प्रॉपर्टीज दोनों को अटैच कर दिया था। और कंप्लेंट फाइल की गई थी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को 13 अक्टूबर 2021 को, जिसमें अपीलेंट को यहाँ पर 5th डिफेंडेंट बनाया गया। अब यहाँ पर जब सेकंड एक कंप्लेंट जो फाइल की गई थी अथॉरिटी के सामने, तब यहाँ पर अपीलेंट का नाम आया है। अब यहाँ पर 5th डिफेंडेंट बनाया गया। और एलिगेशन ये थी कि अपीलेंट के अगेंस्ट में एलिगेशन ये थी कि जो सेकंड प्रोविजन जो है 45 सेक्शन 45(1) ऑफ PMLA एक्ट के तहत, तो वो उन्होंने एक कॉन्स्पिरेंसी में एंटर की थी अक्यूज नंबर 1 के साथ और एक एग्जीक्यूट की थी नॉर्मल सेल डीड इन रिस्पेक्ट ऑफ फर्स्ट और सेकंड प्रॉपर्टी, अपने नाम पे कर ली थी ताकि अक्यूज नंबर 1 को बेनिफिट दिया जा सके। और एलिगेशन थी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की अपीलेंट ने जो है वो फैसिलिटेट किया था अक्यूज नंबर 1 को कि वो अपना बैंक अकाउंट को यूज कर सकें और यूनिवर्सिटी के जो फंड्स हैं उसको साइफंड कर सकें और ताकि असिस्ट कर सकें अक्यूज नंबर 1 को कि एक्टिविटी में जो कनेक्ट है विद द प्रोसीड्स ऑफ द क्राइम से रिलेटेड। तो प्रोसीड्स ऑफ द क्राइम जो है ये सेक्शन 3 के अंदर डिफाइंड है। कोई भी ऐसे जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो या ट्रांजैक्शन से रिलेटेड हो तो वो
गलत तरीके से या गैर कानूनी तरीके से लिया जाए तो उसको प्रोसीड ऑफ द क्राइम की डेफिनेशन में डाला गया है। तो इम्प्यून जजमेंट में लर्नड सिंगल जज है हाई कोर्ट के, उन्होंने डिसमिस कर दी थी पिटीशन जो फाइल की थी बाय द अपीलेंट, और सिंगल जज थे हाई कोर्ट के, उन्होंने एक जजमेंट 2022 में आई थी सुप्रीम कोर्ट की, विजय मदन लाल चौधरी एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, इस जजमेंट पर रिलाई किया था जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने दी थी, विजय मंडल चौधरी एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर सबमिशंस दी, दोनों पार्टीज ने अपनी अपनी सबमिशंस दी। अब तीनों सबमिशंस को ही यहाँ पर अपीलेंट के जो काउंसिल ने 3 सबमिशंस दी, उसी के बेसिस पे यहाँ पर डिसीजन आया है। दोनों मींस अपीलेंट और डिफेंडेंट दोनों ने अपनी सबमिशंस दी थी। तो पहले जो लर्नड सीनियर काउंसिल थे उन्होंने सबमिट किया कि जो फर्स्ट और सेकंड प्रॉपर्टीज थी वो टेंटेड प्रॉपर्टीज नहीं थी, और ये डेफिनेशन प्रोसीड्स ऑफ द क्राइम की डेफिनेशन के अंदर नहीं आती हैं, जो कि प्रोसीड ऑफ क्राइम डिफाइंड किया गया है क्लॉज यू सबसेक्शन पार्ट 1 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ पीएमएल एक्ट के अंदर। सीनियर काउंसिल ने पॉइंट किया कि जो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो अक्वायर की गई थी वो 1 जुलाई 2013 में अक्वायर की थी, जो कि काफी समय पहले थी जब फर्स्ट शेड्यूल का जो ऑफेंस क्राइम जो बताया गया है वो हुआ हो, क्योंकि एलिगेशन थी एफआईआर में 2017 में कि एक्यूज नंबर 1 ने कलेक्ट किया था 107 करोड़ रुपया स्टूडेंट से जनवरी से लेकर नवंबर 2017 में, और अमाउंट को ट्रांसफर कर दिया था अपने अकाउंट में। तो क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर्टी उन्होंने कहा कि 2013 में ही खरीद ली थी, इसलिए जो अपीलेंट की जो एक्विजिशन थी पहली प्रॉपर्टी को, उसको लिंक नहीं किया जा सकता प्रोसीड ऑफ क्राइम से, जो कि शेड्यूल ऑफेंस के अंदर बताए गए हैं। तो साथ में एक सबमिशंस दी कि सेकंड प्रॉपर्टी जो थी तो वो अपने अपीलेंट ने अपने रिसोर्सेज से खरीदी है। तो अपनी जो इनकम टैक्स की रिटर्न थी वो दिखाई, इनकम डिक्लेरेशन दिया था 2016 में, तो यहाँ पर अपनी अनडिस्क्लोज्ड इनकम बताई थी, वो जो बताई थी 26 करोड़ 42,54,193 रुपए, और उसमें से अपीलेंट ने 11 करोड़ 79,08,385 रुपए इनकम टैक्स दिया था, और साथ में प्लेंटी भी दी थी। तो रिटर्न जो फाइल की गई थी वो 12 सितंबर 2016 को फाइल की थी। मींस पहली प्रॉपर्टी को कहा कि वो लिंक नहीं किया जा सकता जो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी, क्योंकि वो 2013 में खरीदी गई थी, और एलिगेशंस थी वो 2017 में थी कि इस 2017 में जो है वो 107 करोड़ रुपया स्टूडेंट से लिया गया। और सेकंड जो प्रॉपर्टी थी उन्होंने कहा कि उनके पास रिसोर्सेज थे, क्योंकि 26 करोड़ रुपया 42 लाख तो इनकम है, और जिसमें 11 करोड़ 79 लाख सो जो है टैक्स दिया था। तो इसलिए बताया कि अपीलेंट के पास सफिशिएंट मनी था कि वो 2 करोड़ 47 लाख रुपए दे सकती थी। तो अपीलेंट के पास सफिशिएंट मनी था तो वो 2 करोड़ 47 लाख रुपए दे सकती थी। तो वो दोनों प्रॉपर्टी जो अपीलेंट ने खरीदी हैं उसका कोई नेक्सस नहीं है प्रोसीड ऑफ क्राइम जो शेड्यूल ऑफेंसेस थे। तो अब यहाँ पर बताया कि जो 2 करोड़ 47 लाख रुपए थे जिसपे एग्रीड हुए थे, तो जो कि सेल डीड में मेंशन हुआ था, तो इसमें एक डिस्ट्रेस सेल थी जो कि अक्यूज नंबर 1 ने दी थी। एक तो पहला आर्गुमेंट ये था। अब सेकंड आर सबमिशंस जो दिए गए थे लर्नड काउंसिल ने वो ये थे कि अपीलेंट को अक्यूज नहीं बनाया गया था जब चार्जशीट जो है फाइल की गई थी। जब चार्जशीट जो फाइल की गई थी शेड्यूल ऑफेंसेस में, तब उसको अक्यूज नहीं बनाया गया था, तो इसलिए उनको बीच में इन्वॉल्व नहीं किया जा सकता जो ऑफेंसेस सेक्शन 3 ऑफ पीएमएल एक्ट के अंदर। अब यहाँ पर पैराग्राफ 251 से 253 के जो विजय मंडल लाल चौधरी की जजमेंट थी उस पर रिलाई किया, और उन्होंने सबमिट किया कि कोर्ट जो है अगर अक्यूज कोई भी शेड्यूल्ड ऑफेंस प्रेडिकेट ऑफेंस में अक्यूटेड हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है, तो फिर उसको प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता जो पीएमएलए एक्ट के पीएमएलए के अंदर, मींस प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर नहीं किया जा सकता। मींस उसको ऑलरेडी डिस्चार्ज हो गया जो शेड्यूल्ड ऑफेंसेस थे, तो उसको नहीं किया जा सकता। और सबमिटेड दी कि अपीलेंट का जो केस है वो बेटर फुटिंग में है, क्योंकि एक तो पहले अक्यूज नहीं बनाया गया था किसी शेड्यूल्ड प्रेडिकेटेड ऑफेंस के अंदर, और फिर सबमिट किया कि जो क्राइम था वो पीएमएलए एक्ट के अंदर वो अपीलेंट के अगेंस्ट में नहीं बनाया जा सकता। और थर्ड सबमिशन ये थी कि जो 4 जो एफआईआर लॉन्च की गई थी, जो 4 जो शेड्यूल्ड ऑफेंसेस के अंदर एफआईआर लॉन्च की गई, और जिसमें चार्जशीट थी 3 ऑफेंसेस के अंदर, इन द केस ऑफ 3 ऑफेंसेस में चार्जशीट थी, और सिर्फ एक ऑफेंस था जो कि कवर्ड होता है पीएमएलए एक्ट के अंदर, जो कि थी 120B इंडियन पीनल कोड का। और बताया कि जो 3 एफआईआर हुई थी 119, जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया था, एक एफआईआर 119 थी 2016 की, और एक दूसरी एफआईआर थी 42/2017, और तीसरी थी जिसमें 400
20 इंडियन पीनल कोड का इंक्लूड किया गया था, लेकिन जो FIR 119 की थी उसमें जो क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी गई थी और 52 की जो 2017 की FIR नंबर था, जब चार्जशीट फाइल की थी तो इसमें 420 था, उससे एक्सक्लूड कर दिया था। तो अब ऊपर एक बार हम फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर ये 3 FIR थी। देखिए पहली FIR में यहाँ पर क्लोजर रिपोर्ट दे दी गई थी और जो दूसरी जो FIR नंबर बता रहा है 52/2017 में, यहाँ पर 420 का वो नाम डाला गया था, लेकिन जब चार्जशीट डाली थी तब यहाँ पर देखिए यहाँ पर 420 को एक्सक्लूड कर दिया था। यही सबमिशंस जो है वो दिए गए कि सिर्फ जो 420 था चूंकि उसे रिमूव ही कर दिया गया है, तो अब कोई शेड्यूल ऑफेंस नहीं था, सिर्फ 120 बी जो जैसे क्रिमिनल कॉन्सिक्वेंसी कहते हैं, इसके बेसिस पे PMLA के जो इंग्रेडिएंट्स वो अट्रैक्ट नहीं होते हैं। तो ये कोर्ट ने इस पे जो काफी इसमें डिटेल एनालिसिस किया कि जो कोई भी अगर इलीगल एक्ट है, जो लीगल एक्ट है बाय इलीगल मीन से किया जाता है, तो किसी भी एग्रीमेंट से जो पर्सन जो है वो 120 बी के अंदर आता है। लेकिन अगर 120 बी को सिर्फ स्टैंड अलोन ऑफेंस जो है ट्रीट किया जाए कि इसमें क्या प्रोसिक्यूशन अंडर PMLA के अंदर बनता है क्या, तो कंप्लेंट जो है PMLA फाइल की जा सकती है तभी जब कोई क्रिमिनल कॉन्सिक्वेंसी जो अटैच लिंक होगी जो कि उस ऑफेंस के साथ होगी जो कि शेड्यूल ऑफेंस नहीं है। तो मींस ये वर्जन था कि एक PMLA के जो शेड्यूल ऑफेंसेस के अंदर जो जो सेक्शंस लिखे हुए हैं, खाली 120 बी के बेसिस पे कोई जो वो PMLA नहीं कभी अट्रैक्ट होगा जब तक कोई शेड्यूल ऑफेंस नहीं होगा उसके साथ। तो खाली 120 का कोई निराधार मानी जाएगी, 120 बी को खाली लगाया जाएगा, वो निराधार मानी जाएगी जब तक कोई उसके साथ शेड्यूल ऑफेंस जो है वो नहीं ऐड किया जाएगा। तो ये सबमिशंस थी दोनों, मतलब जो अपीलेंट की साइड से सबमिशंस ऑपोजिट साइड से भी दी गई। अब कोर्ट ने अब अपना कंसिडर किया सबमिशंस को। पहले तो ये सबमिशंस थी कि अपीलेंट को अक्यूज्ड नहीं बनाया गया था जो शेड्यूल ऑफेंस के अंदर। अब सेक्शन 3 क्या कहता है वो कोर्ट ने डिस्कस किया। क्या था जो सेक्शन 3 बनाया कि ऑफेंस जो है मनी लॉन्ड्रिंग का क्या होता है, जो भी कोई व्यक्ति डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो, वो इंड्यूस करता हो या फिर कोई असिस्ट करता हो कि किसी भी पार्ट में या फिर इन्वॉल्व हो किसी प्रोसेस एक्टिविटी में जो कि प्रोसीड्स ऑफ द क्राइम के अंदर आते हों, और जो कि कंसीलमेंट भी हो, पोजेशन भी हो, या एक्विजिशन भी हो, या प्रोजेक्ट या मतलब प्रोजेक्ट कर रहा हो या फिर क्लेम कर रहा हो अनटेंटेड प्रॉपर्टी को, तो वो सारे व्यक्ति जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर गिल्टी पाए जाएंगे। और रिमूवल ऑफ डाउट्स को करने के बाद एक्सप्लेनेशन भी दिया था कि अगर कोई पर्सन जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंड्यूस करता है या फिर असिस्ट करता है या फिर से पता हो पार्टी की ये पार्टी जो पार्टी एक्चुअली इन्वॉल्व है किसी भी एक या एक से ज्यादा प्रोसेसेस एक्टिविटीज इन्वॉल्व है कनेक्टेड विद, तो उसे कनेक्ट किया जाएगा प्रोसीड ऑफ क्राइम के लिए, जिसमें सारी चीजें कवर होंगी। जैसे मान लो छुपाता है, पोजेशन ले लेता है, एक्विजिशन कर लेता है, यूज कर लेता है, जो क्लेम करता है कि ये प्रॉपर्टी जो है साफ सुथरी है, कोई इसमें दोष नहीं है, तो सारे इस एक्टिविटीज को उसके अंदर गिना गया है, शेड्यूल मतलब सेक्शन 3 के अंदर बताया गया। तो अब प्लेन रीडिंग करने के बाद ये कोर्ट ने पाया कि सेक्शन 3 जो है जब तक कोई प्रोसीड्स ऑफ क्राइम एग्जिस्ट नहीं होगा तब तक ये मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंस नहीं माना जाएगा। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम क्या है, जो भी अगर इंग्रेडिएंट सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हैं तो उसे प्रोसीड ऑफ क्राइम के अंदर नहीं डाला जाएगा। अब सेक्शन क्लॉज यू ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 2 PMLA जो प्रोसीड ऑफ क्राइम की डेफिनेशन क्या है वो बताई गई, जो कि बेयर एक्ट के अंदर बताया गया। PMLA का जो एक्ट है उसमें बताया गया प्रोसीड ऑफ क्राइम क्या होता है, क्योंकि ये वर्ड काफी यूज हो रहा है इसके अंदर। कि मींस कोई भी प्रॉपर्टी जा तो कोई डिराइव करता हो या लेता हो डायरेक्टली सीधे तरीके से, या इनडायरेक्टली जो नॉन मतलब सीधे तरीके से ना लेके किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी में हो जो कि शेड्यूल्ड ऑफेंसेस से रिलेट हो। शेड्यूल्ड ऑफेंसेस जो डिफाइंड किए गए थे जैसे प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर A, B और C जो है, अब जब तक वो शेड्यूल ऑफेंस से रिलेटेड नहीं होंगे तो सच प्रॉपर्टी जो है अगर वो ली जाती है या फिर कंट्री से बाहर ली जाती है तो वो जो प्रॉपर्टी जो इक्विवेलेंट इन वैल्यू में होगी जो कि इस कंट्री में हो चाहे अब्रॉड पे हो, ये प्रोसीड ऑफ क्राइम की जो डेफिनेशन में डाला गया है। एक्सप्लेनेशन जो भी बताया गया है इसके अंदर बेयर एक्ट के अंदर कि कोई किसी को डाउट क्लेरिफाई करने के लिए कि प्रोसीड ऑफ क्राइम क्या होता है, तो इसमें बताया गया है कि प्रॉपर्टी ना सिर्फ जो डिराइव की गई हो, जो ली गई हो किसी भी शेड्यूल ऑफेंस से, बट वो भी प्रॉपर्टी होगी जो भी
डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिराइव की गई होगी, जो ऑब्टेन की गई होगी, और एज ए रिजल्ट ऑफ कोई भी किसी क्रिमिनल एक्टिविटी से, किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी से वो प्रॉपर्टी ली गई होगी, चाहे वो प्रॉपर्टी ड्राइव की शेड्यूल ऑफेंस से हो या ना हो, लेकिन क्रिमिनल एक्टिविटी से ली गई हो तो वो भी इसमें प्रोसीड ऑफ क्राइम के अंदर आएगा, वो जो कि रिलेटेड होगा शेड्यूल ऑफेंस से। तो क्लॉज जो 5 है सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ पीएमएलए में एक्ट के अंदर प्रॉपर्टी को डिफाइन किया गया, किसी भी तरह की प्रॉपर्टी जो एसेट्स हर डिस्क्रिप्शन की हो, चाहे वो कॉर्पोरल हो, चाहे इनकॉर्पोरल हो, मूवेबल हो, चाहे अनमूवेबल हो, दिखाई देने वाली हो या इनटेंजिबल हो, तो किसी भी प्रॉपर्टी को जो प्रोसीड ऑफ क्राइम के अंदर आएगी, ऐसी प्रॉपर्टी प्रोसीड ऑफ क्राइम के अंदर आएगी जो कि डिराइव की गई हो, या डायरेक्टली ली गई हो, इनडायरेक्टली ली गई हो, लेकिन वो क्रिमिनल एक्टिविटी जरूर होनी चाहिए जो कि रिलेटेड हो शेड्यूल ऑफेंस से। तो एक्सप्लेनेशन साफ साफ क्लेरिफाई कर दिया है कि ना सिर्फ वो डिराइव की गई हो या फिर ऑब्टेन की गई हो शेड्यूल ऑफेंस से, बल ऐसी प्रॉपर्टी भी होगी जो किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी से रिलेटेड होगी, जो कि रिलेटेड होगा शेड्यूल ऑफेंस से। तो ये साफ क्लियर कर दिया था। अब जो क्लॉज 10 था सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ पीएमएलए एक्ट, जो कि डिफाइन करता है शेड्यूल्ड को, तो ये शेड्यूल्ड ऑफेंसेस जो है वो डिफाइन किए गए हैं। तो इस एक्ट के अंदर शेड्यूल ऑफेंसेस जो है, एक जो हमने पहले डिस्कस किया था, पार्ट ए है, पार्ट बी है। पार्ट बी में जो सेक्शन 132 के अंदर जो बताया गया कस्टम्स एक्ट के अंदर, लेकिन उसकी जो वैल्यू है लेकिन 1 करोड़ से ज्यादा की होनी चाहिए। तो वही जो जैसे सेक्शन 132 जो बताया गया है वो कस्टम्स एक्ट के अंदर वो तभी आएगा पार्ट बी के अंदर अगर उसकी प्रॉपर्टी जो वैल्यू है 1 करोड़ से अबव की होगी। और पार्ट सी के अंदर जो वो शेड्यूल आएंगे, ऑफेंसेस आएंगे जो कि ट्रांस बॉर्डर एक्टिविटी से जो क्रॉस बॉर्डर इम्प्लीकेशंस जिसके होंगे, कोई भी बॉर्डर क्रॉस करेगी चीज को तो वो इसके अंदर माना जाएगा। और सेक्शन 132 को जो बताया गया था कस्टम्स एक्ट का, वो 1 करोड़ से अबव की होनी चाहिए। तो ये जो है शेड्यूल ऑफेंसेस के ऊपर डेफिनेशन के ऊपर गया। अब विजय मंजिल चौधरी के जो कुछ पॉइंट्स थे वो यहाँ पर कोट किए, 253, 250, 69 टू 70। अब इसका इंटरप्रिटेशन जो है वो अप्लाई करने के बाद यहाँ पर कोर्ट इस पे आई कि जो सेक्शन 3 पीएमएलए पढ़ने के बाद, एक प्लेन रीडिंग करने के बाद ये निकल के आता है कंक्लूजन कि कोई भी ऑफेंस कमिट हुआ हो, अगर शेड्यूल ऑफेंस कमिट किया हो, अब एग्जांपल के तौर पे एक पर्सन जो है वो कोई अनकनेक्टेड है शेड्यूल ऑफेंस से, अगर लेकिन वो असिस्ट करता है कंसीलमेंट के लिए, कंसीलमेंट करता है मतलब छुपाता है किसी प्रोसीड ऑफ क्राइम को, उसे पता है कि ये उसके छुपाने से ये असिस्ट होगा प्रोसीड ऑफ द क्राइम में, तब ऐसे में भी वो व्यक्ति जो है सेक्शन 3 के अंदर गिल्टी पाया जाएगा। अब कॉन्क्रीट एग्जांपल के तौर पे बताया गया कि कोई भी जैसे 384 से लेकर 389 इंडियन पीनल कोड का। प्रिय सब्सक्राइबर, हम आशा करते हैं कि यह संदेश आपको अच्छे स्वास्थ्य में पाए। किसी भी कोड ड्राफ्टिंग की आवश्यकता हो, जैसे पिटीशन, एप्लीकेशन, जवाब, रिजॉइंडर, रेप्लिकेशन, शिकायतें, संशोधन, अपील, उपभोक्ता शिकायतें आदि, तो कृपया निर्माता से संपर्क करें। आपकी विशेष आवश्यकताओं के लिए हम यहाँ हैं। कृपया हमें आपकी कानूनी सहायता की आवश्यकता के लिए चयन करने के लिए धन्यवाद। शुभकामनाएं। तो अक्यूज्ड ने क्राइम किया हो सकता है एक्सटॉर्शन का अंडर सेक्शन 384 टू 389 ऑफ इंडियन पिनल कोड और एक्सटॉर्ट मनी। सो सिमिलरली सब्सिक्वेंटली अ पर्सन जो है वो अनकनेक्टेड है विद द ऑफेंस ऑफ एक्सटॉर्शन, लेकिन वो असिस्ट कर सकता है अक्यूज्ड को इन द कंसीलमेंट ऑफ द प्रोसीड ऑफ द एक्सटॉर्शन। तो ऐसे में कोर्ट ने कहा कि जो पर्सन जो असिस्ट करता है अक्यूज्ड को इन द शेड्यूल्ड ऑफेंस फॉर कंसीलिंग ऑफ द प्रोसीड ऑफ क्राइम, तो उसे भी गिल्टी जो है मनी लॉन्ड्रिंग का पाया जा सकता है। तो ये जरूरी नहीं है कि जो पर्सन जिसने ऑफेंस किया हो अंडर सेक्शन 3 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर, तो वो उसको अक्यूज्ड दिखाया जाना जरूरी है शेड्यूल्ड ऑफेंस के अंदर। तो जो एक पैराग्राफ नंबर 270 ऑफ डिसीजन जो कोर्ट का था, इस माननीय सुप्रीम कोर्ट का था विजय मंडल चौधरी का, इस कंक्लूजन को भी सपोर्ट करता है। तो कंडीशन जो प्रेसिडेंट्स थे कि अट्रैक्ट करने के लिए सेक्शन 3 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर कि एक शेड्यूल्ड ऑफेंस जरूर होना चाहिए और देयर मस्ट बी अ प्रोसीड ऑफ द क्राइम कि जिसमें इन रिलेशन टू द शेड्यूल ऑफ ऑफेंस जो डिफाइंड है क्लॉज यू सेक्शन सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 3 ऑफ पीएमएलए एक्ट। तो मतलब एक शेड्यूल ऑफेंस होना जरूरी है और ये प्रोसीड्स ऑफ द क्राइम होना बहुत जरूरी है। मींस जो प्रॉपर्टी जो एक्वायर्ड की गई वो एक क्रिमिनल एक्टिविटीज में एंगेज होकर जो प्रॉपर्टी से
रिलेटेड जो हैं जो ऑफेंसेस किए गए हैं, जैसे ग्रैब कर ली हो या ले ली हो, परचेज की हो, तो ये सारे प्रोसीड्स ऑफ द क्राइम के अंदर आएंगे। तो इन केस में कि जो प्रोसिक्यूशन था, जो शेड्यूल ऑफेंस का था, इसमें अक्विटल हो चुका था, जो मींस जो प्रोसिक्यूशन जो चलाया गया था इसमें शेड्यूल ऑफेंस के अंदर, उसमें अक्यूज्ड को, सारे अक्यूज्ड को बरी हो गए थे और या फिर डिस्चार्ज हो गए थे, और जो प्रोसीडिंग्स थी वो शेड्यूल ऑफेंसेस की क्वैश्ड हो गई थी इंटायरिटी में। तो उस केस में तो यही बताया कि शेड्यूल ऑफेंस था, तो ऐसे में कोई एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ऐसे में किसी को भी प्रोसिक्यूट नहीं किया गया, और तो ऐसे में क्योंकि कोई भी प्रोसीड ऑफ द क्राइम जो है वो नहीं बनता है। तो इस केस में भी जो अक्यूज्ड है, जिसके अगेंस्ट में कंप्लेंट डाली गई है सेक्शन 3 ऑफ पीएमएलए एक्ट के अंदर, तो ये उनको भी ये बेनिफिट मिलता है, क्योंकि शेड्यूल ऑफेंस जो एंड हुआ था, जो शेड्यूल ऑफेंस बना लगा था इनके ऊपर, वो अक्यूटल में या डिस्चार्ज हो गए थे अक्यूज्ड में। तो सिमिलरली तो इनको भी, जो यहाँ पर जो अपीलेंट है, इनको भी बेनिफिट मिलना चाहिए जो क्वेश्चनिंग ऑफ द प्रोसीडिंग ऑफ द शेड्यूल ऑफेंस। लेकिन अब अक्यूज्ड जो है पीएमएलए केस में जो पिक्चर में आ जाते हैं आफ्टर जो शेड्यूल ऑफेंस कमिट किया गया हो, या तो असिस्ट किया गया हो उनमें कंसीलमेंट के लिए या फिर प्रोसीड ऑफ क्राइम के लिए, तो ये जरूरी नहीं कि उनको अक्यूज्ड बनाना जरूरी है शेड्यूल ऑफेंस के अंदर, क्यों मतलब दिखाया जाना जरूरी है, क्योंकि अक्यूज जो है वो अक्यूज्ड को प्रोसिक्यूट किया जा सकता है पीएमएलए एक्ट के अंदर जब तक शेड्यूल ऑफेंस एग्जिस्ट करते हैं। तो ये सेकंड कंटेंशन जो रेस की गई थी मींस जो उनके जो सीनियर काउंसिल ने कि अपीलेंट को अक्यूज नहीं बनाया दिखाया गया था चार्जशीट में, तो इसलिए इनको भी इनके ऊपर पीएमएलए नहीं बनना चाहिए। तो कोर्ट ने कहा सिर्फ ये ग्राउंड नहीं बनता है, इसमें ये इस कंटेंशन को कोर्ट ने नकार दिया, मींस रिजेक्ट कर दिया कि जरूरी नहीं कि उसको अपीलेंट को अक्यूज दिखाया जाना जरूरी है चार्जशीट के अंदर। तो यहाँ पर बताया कि एक्विजिशन ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर एलिगेशन क्या थी? अपीलेंट की ये एलिगेशन थी कि उन्होंने जो प्रॉपर्टी है करोड़ों की खरीदी, लेकिन उस समय सोर्स ऑफ इनकम नहीं थी, और जिसकी वजह से कि उनके पास ज्यादा पैसे की मींस इन्होंने इतना मनी जनरेट कर लिया जिससे वो सब्जेक्ट प्रॉपर्टीज खरीद सकें। तो एलिगेशन थी अपीलेंट के लिए कि उनको अलाउ किया गया, कि उन्होंने अलाउ किया था और फैसिलिटेट किया था अक्यूज नंबर 1 को कि वो कंसील करें और या फिर मिस एप्रोप्रिएट कर लें अमाउंट को अपने बैंक अकाउंट दिखा के। तो ये एलिगेशन थी कि उन्होंने, साथ में एक और एलिगेशन थी कि उन्होंने सेकंड प्रॉपर्टी भी परचेज की थी अक्यूज नंबर 1 से, लेकिन इनके पास रिसोर्सेज नहीं थे कि वो कंसिडर के जो अमाउंट पैसे दे सकें। लेकिन अब एलिगेशन जो थी कि उन्होंने अक्यूज नंबर 1 को अपने बैंक, अब कोर्ट ने अपना ओपिनियन बताया कि जो एलिगेशन ये थी कि उन्होंने अपना अक्यूज नंबर 1 को अपना बैंक अकाउंट यूज करने दिया ताकि वो जो मनी था वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम्स मींस साइफंड ऑफ कर सके, प्रोसीड ऑफ क्राइम कर सके। तो ये एलिगेशन थी कि बोथ फर्स्ट और सेकंड प्रॉपर्टी में जो अक्वायर्ड की गई थी वो प्रोसीड्स ऑफ द क्राइम बनती है, ये एलिगेशन लगाई गई थी। अब पहली कोर्ट ने कहा कि जो पहली प्रॉपर्टी थी उसको कोई कनेक्शन नहीं बनता प्रोसीड ऑफ क्राइम से, क्योंकि जो एक्ट बना था शेड्यूल ऑफेंस का, वो जो शेड्यूल ऑफेंस हुआ था वो जब वो प्रॉपर्टी ले चुकी थी उसके बाद जो है वो प्रोसीड ऑफ क्राइम हुआ था। तो इसलिए कि अपीलेंट का ये केस, अपीलेंट का ये है कि उनके पास सब्सटेंशियल अमाउंट भी था और वो उन्होंने अपनी डिक्लेरेशन भी दिखाई है, जो इनकम टैक्स जो रिटर्न दिखाई डिक्लेरेशन स्कीम थी 2016 की सितंबर 2016 में। तब उस समय जब उन्होंने सेकंड प्रॉपर्टी खरीदी थी तब उनके पास काफी मनी था, काफी सफिशिएंट मनी था, तो जिससे वो कुछ 2 करोड़ की जो जितना भी अमाउंट था उसकी प्रॉपर्टी खरीद सकती थी। तो ये इशू था कि अपीलेंट ने टेंटेड मनी यूज किया है सेकंड प्रॉपर्टी को, ये सिर्फ डिसाइड किया जा सकता था तभी किया जा सकता है जब जो एविडेंस जो है वो दिखाए जाते। लेकिन ये केस नहीं था कि ये मटेरियल प्लेस किए गए जो रिकॉर्ड में वो साबित करते हो कि जो सेम कंसिडरेशन दिया गया है वो पर्टिकुलर बैंक अकाउंट ऑफ द अपीलेंट के लिए दिया गया है। तो ये पॉसिबल नहीं है इस रिकॉर्ड फाइंडिंग में कि सेकंड प्रॉपर्टी जो है वो नहीं एक्वायर की गई है बाय यूजिंग द प्रोसीजर ऑफ क्राइम। तो यहाँ पर कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि ये हमने सिर्फ यहाँ तक ही इशू को कंसिडर किया है कि जो एप्लीकेबिलिटी ऑफ पीएमएलए के ऊपर, हमने दूसरे इश्यूज के ऊपर डील नहीं किया जैसे कि वैल्यूएशन या फिर लीगलिटी ऑफ द सेल डीड्स के ऊपर। सिर्फ पीएमएलए तक ही कोर्ट ने कहा कि हमने यहाँ तक ही जो है वो डील किया है। अब इंटरप्रिटेशन थी कि फर्स्ट एंट्री जो पैराग्राफ नंबर 1 की शेड्यूल की जो थी उसकी इंटरप्रिटेशन क्या थी। जो शेड्यूल 1 है, जो शेड्यूल है फर्स्ट एंट्री ऑफ पैराग्राफ नंबर 1 का, तो थर्ड आर्गुमेंट ये दिया गया था सीनियर काउंसिल ने कि
अपीलेंट ने जो इंटरप्रिटेशन अपीलेंट की जो इंटरप्रिटेशन थी वो शेड्यूल्ड के ऊपर थी, जो उन्होंने इंटरप्रिटेशन के लिए निकाली थी। अब यहाँ पर बताया कि जो विजय मंडल चौधरी का था केस में, वहां वैलिडिटी ऑफ शेड्यूल्ड जो है वो अभी चैलेंज पे है, और अभी जो कोर्ट डिसीजन जो है उसे अभी कॉल्ड अपॉन नहीं किया गया है कि किसी प्रकार का जो एंट्री जो शेड्यूल में की गई हो, और पर्टिकुलरली 120 की जो सेक्शन 120 बी था, जैसे जो कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी का था, वो शेड्यूल में मेंशन था जो। तो अब यहाँ पर चैलेंज किया गया था जो पैराग्राफ नंबर 453, 454 और 455 ऑफ डिसीजन का, और कॉन्टेंशन ये रखी गई थी इस कोर्ट के समक्ष ये रखी गई थी कि माइनर ऑफेंसेस भी शेड्यूल में इंक्लूड कर दिए गए हैं, और कंपाउंडेबल ऑफेंसेस थे उसको शेड्यूल से बाहर कर दिया गया है। तो अब यहाँ पर बताया गया कि ऑफेंसेस जो हैं जिनका कोई क्रॉस बॉर्डर इम्प्लीकेशंस नहीं है वो इंक्लूड कर दिए, जिनका कोई क्रॉस बॉर्डर इम्प्लीकेशन नहीं है उनको शेड्यूल में डाल दिया गया है। पैराग्राफ नंबर 454 और 55 डिसीजन था जो विजय मंडल लाल केस का, उसका यहाँ पर कोर्ट किया, और इस सारे जो उसके पैराग्राफ कोर्ट करने के बाद अब इस केस में बताया कि हम इस कोर्ट ने कहा कि हम ये वैलिडिटी और शेड्यूल को किसी अब उसको डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि अब यहाँ पर क्वेश्चन ये था कि जो ऑफेंस 120 बी था जो कि इंक्लूड किया गया था पैराग्राफ नंबर 1 ऑफ शेड्यूल, जब हमने देखा था पार्ट ए था जो उसका पैराग्राफ नंबर 1 था शेड्यूल का, तो क्या वो उसे शेड्यूल ऑफेंस ट्रीट किया जा सकता है जब क्रिमिनल कॉन्सिक्वेंसी जो की गई है, जो कि कमिट ऑफेंस है, जो कि वो पार्ट ऑफ शेड्यूल नहीं है। मींस सिर्फ 120 बी जो है वो शेड्यूल ऑफेंस के अंदर डाल रखा है, जो जिसे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी कहते हैं, लेकिन कौन सा क्राइम जो ऑफेंस जो वाकई में जो ऑफेंस किया गया वो शेड्यूल ऑफेंस के अंदर नहीं डाल रखा है। तो ये इशू जो है वो जो विजय मंडल लाल के चौधरी के केस में नहीं अराइज हुआ था। तो अब सेक्शन 120 ए क्या कहता है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी की डेफिनेशन थी वो यहाँ पर कोर्ट की, और फिर उसके बाद 120 बी की जो डेफिनेशन थी वो भी बताई, जो कि बताती है पनिशमेंट फॉर द क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी। तो अब इन इंग्रेडिएंट्स देखने के बाद अब कोर्ट ने कहा कि जो शेड्यूल ऑफ पीएमएलए है तो वो उसमें कई ऑफेंसेस मेंशन किए गए हैं जो कि बनाते हैं प्रोसीड ऑफ क्राइम, और कई ऐसे हैं जो जिसे शेड्यूल में नहीं डाल रखा है। अब यहाँ पर कुछ फ्यू ऑफेंसेस हैं, कोर्ट ने यहाँ पर इलिस्ट्रेट किया कुछ फ्यू ऑफेंसेस को, जैसे 263A है जो कि ऑफेंस बनता है जो फिक्टिशियस स्टैम्प बनाता हो लेकिन उसे शेड्यूल ऑफेंस में नहीं डाला है। सिमिलरली 392 से लेकर 402 जो कि रॉबरी और डकैती है, लेकिन उसे पार्ट ए ऑफ शेड्यूल में डाला गया है, और ऑफेंस जो 379 है जो कि थेफ्ट है, और ऑफेंस पनिशेबल अंडर 380 जो कि थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस है, वो ना तो किसी पार्ट ए में डाला गया ना ही पार्ट बी में डाला गया। और थेफ्ट जो है अगर बहुत ज्यादा अमाउंट की भी कर ली जाती है, जो करोड़ की भी कर दी जाती है, तो वो भी उसे क्लॉज 3 ऑफ पार्ट 3 शेड्यूल में डाला गया, जब तभी बनेगा जब वो उसका कोई क्रॉस बॉर्डर इम्प्लीकेशंस होगा। तो इस तरह की कुछ इलस्ट्रेशंस थी। सिमिलरली 403 से जो है डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, उसे कोर्ट ने कहा कि वो शेड्यूल में नहीं डाला गया है, और लेकिन अब वो शेड्यूल ऑफेंस तभी बनेगा क्लॉज 3 और पार्ट सी के अंदर अगर कोई इसका कोई क्रॉस बॉर्डर इम्प्लीकेशंस होगा। सिमिलरली 405 जो है वो भी शेड्यूल में नहीं डाला गया, जो कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, जिसमें पनिशमेंट जो है 406 के अंदर डाली गई है, लेकिन वो शेड्यूल ऑफेंस तब बनेगा जिसका कोई क्रॉस बॉर्डर इम्प्लीकेशंस बनेंगे। तो सिमिलरली 417 का बताया जो चीटिंग का है, वो फॉर्जरी फॉर द पर्पस ऑफ चीटिंग जो है वो किसी पार्ट का शेड्यूल में नहीं बनाया गया है। 489 से लेकर 489C तक, 489A टू 489C तक का जो कि फॉर्जिंग करना है काउंटरफिटिंग करेंसीज का, वो जो ऑफेंस जो बनते हैं 489 का, जो कि पोजेसिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स है, जो फिर फॉर्जिंग ऑफ काउंटरफिटिंग करेंसी नोट्स है, वो भी किसी पार्ट ऑफ शेड्यूल में नहीं डाला गया। अब पार्ट बी शेड्यूल क्या कहता है, जो कि सामने जैसे देखा था वो सेक्शन 132 ऑफ कस्टम्स एक्ट है, वो इंक्लूड किया गया है, सिर्फ एक ऑफेंस जो है वो डाला गया है, और ऑफेंस सेक्शन 132 कस्टम्स एक्ट का ये बनता है जो कि फॉल्स डिक्लेरेशन देता है, कोई भी फॉल्स डिक्लेरेशन देगा वो शेड्यूल ऑफेंस में माना जाएगा, जो कि क्लॉज 2 ऑफ क्लॉज वाई ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ पीएमएलए एक्ट, लेकिन तभी जो टोटल वैल्यू जो होगी उस ऑफेंस की वो 1 करोड़ से ज्यादा की होगी। तो सिमिलरली पार्ट सी क्या था वो बताया गया था, कोई भी ऑफेंस होगा जो पार्ट ए के अंदर डाला गया जिसका क्रॉस बॉर्डर इंप्लीकेशंस हैं वो पार्ट सी के अंदर डाला गया है। तो सारे ऑफेंसेस थे जो प्रॉपर्टी से थे, सेक्शन 17 ऑफ इंडियन पीनल कोड जिसका क्रॉस बॉर्डर इंप्लीकेशंस है उसे शेड्यूल ऑफेंसेस में डाल दिया गया।
तो जो ऑफेंसेस पनिशेबल हैं अंडर सेक्शन 379 और 380 और 403 और 405 जो कि पार्ट है चैप्टर 17 के, वो इसे पार्ट ए में भी नहीं डाला गया है, लेकिन वो पार्ट सी में आते हैं अगर उनका कोई क्रॉस बॉर्डर इंप्लीकेशंस होगा। तो ये सारे इलस्ट्रेशंस दिखाए और फिर बताया कि जो लर्नड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने आर्ग्यू किया था 120 को पार्ट ए शेड्यूल में डाला गया है। अगर कोई एलिगेशन बनती है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की जो कि पार्ट ऑफ शेड्यूल में नहीं है तो ऑफेंस अपने आप शेड्यूल ऑफेंस बन जाता है। ऐसी कंटेंशन दी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने। अब यहां पर बताया कि मैनी ऑफेंसेस हैं। अब यहां पर कोर्ट ने कहा कि हमने पहले ही ऊपर डिस्कस किया चैप्टर 17 के अंदर वो कई ऑफेंसेस थे जो कि पार्ट ए और पार्ट बी के अंदर नहीं है, लेकिन वो शेड्यूल ऑफेंसेस बन जाते हैं अगर उसका कोई क्रॉस बॉर्डर इंप्लीकेशंस हो जाता है तो अब जो ऑफेंसेस हैं मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और थेफ्ट, वो शेड्यूल ऑफेंसेस बन जाते हैं अगर उसका कोई भी क्रॉस बॉर्डर इंप्लीकेशंस होगा। अगर हम एडिशनल सॉलिसिटर जनरल का आर्गुमेंट को एक्सेप्ट कर लेते हैं, अगर उसमें कहा कि कॉन्स्पिरेसी जो की गई है अंडर 403 और 405 के अंदर उसका कोई क्रॉस बॉर्डर इंप्लीकेशंस नहीं है, लेकिन जो ऑफेंस अंडर सेक्शन 120 बी जो से क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को कहते हैं वो अगर ऑफेंसेस बन जाते हैं अंडर सेक्शन 403 405 के अंदर, लेकिन वो शेड्यूल ऑफेंस बन जाते हैं। अगर कोई ऑफेंस इंक्लूड नहीं है पार्ट ए बी सी के अंदर शेड्यूल के अंदर, अगर कोई कॉन्स्पिरेसी की गई है ऑफेंस के अंदर और अगर वो भी शेड्यूल ऑफेंस बन जाता है तो फिर साहब ने बताया कि जो एक सेक्शन 132 का कस्टम्स एक्ट का वो भी शेड्यूल ऑफेंस के अंदर डाला गया 120 के अंदर, अगर उसकी वैल्यू जो है 1 करोड़ से अबव की है तो अगर एक सेक्शन 120 को अप्लाई किया जाएगा, कोर्ट ने कहा देखिए यहां इंटरप्रिटेशन के लिए अगर सेक्शन 120 भी इंडियन पिनल कोड का अप्लाई किया जाएगा, अगर कोई व्यक्ति क्राइम कमिट करता है ऑफेंस करता है जिसकी वैल्यू करोड़ 1 लाख की है, उसके भी पीएमएलए के अंदर डालना पड़ जाएगा। अगर 1 करोड़ की है, अगर मान लो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी अगर की गई है 120 बी के अंदर और साथ में उसकी अमाउंट है 1 लाख की है तो उसे कहा वो भी शेड्यूल ऑफेंस के अंदर डाल दिया जाएगा अगर हम 120 बी के अंदर डाल देंगे तो। और लेकिन जब 132 जो कहता है कस्टम्स एक्ट का, वो बताता है कि वो शेड्यूल ऑफेंस तभी होगा जब वो 1 करोड़ से अबव की वैल्यू होगी। तो इस लॉजिक को अगर अप्लाई किया जाएगा तो कॉन्स्पिरेसी जो बनती है जो टू कमिट एन ऑफेंस अंडर पिनल लॉ which generating proceeds can be converted into schedule offense, सिर्फ 120 भी लगा दिया चलो तो इसे भी शेड्यूल ऑफेंस में डाल दिया जाए। तो ये इंटेंशन नहीं थी लेजिस्लेचर की ये इंटेंशन नहीं थी कि आप 120 भी लगा के किसी भी ऑफेंस को अगर साथ ऐड करके उसको भी शेड्यूल ऑफेंस में डाल दिया जाएगा। तो सिंपल उसने कोर्ट ने यहाँ पर कहा कि ये कोई इंटेंशन नहीं है लेजिस्लेचर की, ये 120 भी जो से क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में डाला गया है, जो पार्ट ए के अंदर डाला गया है शेड्यूल पार्ट 1 के अंदर, तो उसको शेड्यूल ऑफ मतलब माना जाएगा इसके अंदर कि किसी 120 किसी की भी क्राइम के साथ लगेगा तो वो बन जाएगा। अब यहाँ पर कुछ इंटरप्रिटेशंस थी उसके ऊपर यहाँ पर कोर्ट की है जो कि जीपी सिंह वर्सेस प्रिंसिपल ऑफ स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन थे। वो बताया था कि इंटेंशन क्या होती है लेजिस्लेचर की, जिसपे 2 मीनिंग्स होते हैं, एक कंसेप्ट ऑफ मीनिंग होता है और एक होता है कंसेप्ट ऑफ द पर्पस एंड ऑब्जेक्ट। तो रीजन और द रीजन एंड द स्पिरिट, जो कि अब यहाँ पे बताया कि जो प्रोसेस ऑफ द कंस्ट्रक्शन जो होता है मींस जो इंटरप्रिटेशन जो होता है, अगर उन दोनों को कंबाइन करना पड़ता है लिटरल और पर्पसेस अप्रोचेस को यूज करते समय। तो ये इंटरप्रिटेशंस के कुछ पॉइंट्स थे, वो बताए थे कि जो वर्ड जो एक्ट है वो उसे सारे के सारे कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। हर वर्ड जो पूरा का पूरा कानून जो बनाया है उसका कोई जो वर्ड है मीनिंग उसको आइसोलेशन में नहीं देखना चाहिए, पूरा कानून क्या कहता है उसके ऊपर देखा जाना चाहिए ताकि उसका ग्रामेटिकल और ऑर्डिनरी सेंस में एक जो है हार्मोनियसली स्कीम बनाई जा सके, हार्मोनियसली स्कीम ऑफ द एक्ट के साथ वो कंप्लाई कर सके। मगर अगर वो वर्ड अगर उस पूरे एक्ट के साथ कंप्लाई करता होगा, जब ग्रामेटिकल ऑर्डिनरी सेंस के साथ वो मैच करता होगा, तभी उसके साथ हार्मोनियसली बना पाएगा, मींस उसके साथ तालमेल बना पाएगा। अगर उसको आइसोलेशन में देंगे तो वो पूरा का पूरा जो एक्ट जो वर्ड होगा जो एक्ट होगा वो रिडंडेंट हो जाता है। ऐसा ये इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स के अंदर डिफाइंड किया गया है। तो यहाँ पर एक कोट किया गया था उन्होंने कि लेजिस्लेचर की इंटेंशन क्या थी, अगर कोई भी रीजनेबल इंटरप्रिटेशन बनती होंगी, 2 रीजनेबल इंटरप्रिटेशन बनती होगी किसी पर्टिकुलर प्रोविजन ऑफ स्टैट्यूट की, तो कोर्ट जो है वो वही अडॉप्ट करेगी इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स जो कि अवॉइड करेगा जिसमें इम्पोजिशन ऑफ पीनल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। मींस मान लीजिए 2 मीनिंग्स निकल रहे हैं, तो पहले ही अगर स्टैच्यू का जो बेनिफिट बन रहा है और दूसरी स्टैच्यू का कोई पीनल ऑफेंसेस बन रहा है, तो कोर्ट ने कहा कि हम उस चीज को अवॉइड करेंगे जिसके कोई भी पीनल ऑफेंसेस बनते होंगे, उसको उसकी इम्पोजिशन को हम अवॉइड करेंगे। तो ये एक लीनियंट, ताकि इसकी लीनियंट इंटरप्रिटेशन जो है वो निकाली जा सके।
तो अब यहाँ पर लेजिस्लेचर इंटेंशन थी वो गैदर्ड हो गई है शेड्यूल ऑफेंस की अंडर क्लॉज वाई ऑफ सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ पीएमएलए की हर क्राइम जो कि जनरेट होता है प्रोसीड ऑफ क्राइम के लिए वो जरूरी नहीं कि वो शेड्यूल्ड ऑफेंस हो, लेकिन कई तरह के स्पेसिफिक ऑफेंसेस हैं वो इंक्लूड किए गए हैं शेड्यूल्ड ऑफेंस में। और अगर कोई इंटरप्रिटेशन सबमिशंस जो अगर लैंड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल की एक्सेप्ट कर ली जाएगी तो फिर ऐसे में पूरा का पूरा जो शेड्यूल्ड है वो मीनिंगलेस बन जाएगा और रिडंडेंट बन जाएगा। तो यहाँ पर कहा कि अगर ऑफेंस रजिस्टर्ड है, अगर ऑफेंस रजिस्टर्ड जो एक शेड्यूल ऑफेंस नहीं है तो प्रोविजन ऑफ पीएमएलए पर्टिकुलरली जो सेक्शन 3 है वो कभी भी इन्वोक किया जा सकता है। 120 भी लगाया, चलो सेक्शन 3 इन्वोक हो गया। अगर सेक्शन 103 इन्वोक कर दिया सिर्फ 120 भी लगाने से के लिए कि कॉन्स्पिरेंसी है टू कमिट एन ऑफेंस, तो फिर ये एक एग्रावेट ऑफेंस नहीं बनता है। ऑब्जेक्ट जो है सिर्फ एक्ट का यही है कि जो उसी को पनिश करो जो कॉन्स्पिरेंसी में इन्वॉल्व है, जो जिन्होंने क्राइम कमिट किया है, और दो दे हैव नॉट कमिटेड कोई भी ऐसा कोई एक्ट नहीं किया है जो जिसे ऑफेंस बनता हो। तो कॉन्स्पिरेंसी जो है वो एक एग्रीमेंट होती है बिटवीन द पर्संस जो टू कमिट अ क्राइम। अगर पनिशमेंट जो प्रोवाइड की गई 120 बी की तो वो एविडेंट है कि वो एक एग्रावेटेड ऑफेंस नहीं है, सिर्फ वो इनकॉर्पोरेट्स करता है विसरस लायबिलिटी के लिए, और कोई स्पेसिफिक पनिशमेंट जो है वो प्रोवाइड नहीं की गई है। अगर 120 बी के अंदर सेक्शन 120 बी के वो सिर्फ एक कॉन्स्पिरेटर के तौर पर ट्रीट किया जाएगा विद ऑफ द मेन अक्यूज्ड, कि उसे अबेटर के तौर पर गिना जाएगा जिससे फॉर द पर्पस ऑफ इम्पोजिंग पनिशमेंट। तो इंटरप्रिटेशन जो सजेस्ट की गई थी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट द्वारा वो लेजिस्लेचर ऑब्जेक्ट को डिफीट करती है कि वो सिर्फ क्योंकि उनका ऑब्जेक्ट यही था कि सिलेक्टेड ऑफेंसेस को ही सिर्फ शेड्यूल्ड ऑफेंस में डाला जाए। इस तरह की अगर इंटरप्रिटेशन को एक्सेप्ट कर ली जाएगा तो फिर स्टैच्यू जो है वो एक टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनली बन जाएगा और एक मनमाना बन जाएगा। तो ये कोई इंटेंशन नहीं थी लेजिस्लेचर की कि हर ऑफेंस को कि ना इंक्लूड किया जाए शेड्यूल में सिर्फ बाय अप्लाइंग 120 बी करने के बाद। तो ये इंटेंशन नहीं थी कि सिर्फ हमने कुछ जो लिमिटेड जो सेक्शंस हैं वो इस शेड्यूल 1 के अंदर डाल दिए, बाकी 120 लगा दिया ताकि कोई 120 कॉन्स्पिरेंसी करे तो वो सारे के सारे सेक्शंस उसके अंदर शेड्यूल ऑफेंस में आ जाए। तो ऐसा कोर्ट ने कहा ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी। तो इंटेंशन यही थी जो पर्टिकुलर ऑफेंसेस थे उसी को शेड्यूल में डाला गया था। तो इसलिए ऑफेंस जो 120 के साथ लगाया जाएगा जो इंक्लूड किया गया पार्ट ए शेड्यूल में, वो शेड्यूल ऑफेंस तभी बनेगा अगर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी जो की गई है वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है पार्ट ए और बी और सी के अंदर। अगर कोई इन अदर वर्ड्स अब आगे बताया कि जो ऑफेंस पनिशेबल है अंडर सेक्शन 120 बी इंडियन पिनल कोड के अंदर वो तभी हो पाएगा अगर वो शेड्यूल ऑफेंस के साथ होगा। अगर कोई कॉन्स्पिरेंसी कमिट की गई है ऑफेंस के लिए जो कि अदरवाइज शेड्यूल ऑफेंस है, मान लीजिए कोई शेड्यूल ऑफेंस नहीं है तो कॉन्स्पिरेंसी का सेक्शन लगा के उसको दूसरे जो वो सेक्शन को शेड्यूल ऑफेंस के अंदर नहीं डाला जा सकता। ये कोर्ट का इंटरप्रिटेशन थी कि वही जो सेक्शंस हैं जो डाले गए हैं पीएमएलए एक्ट के अंदर जो शेड्यूल ऑफेंस के अंदर डाले गए हैं, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी तभी बनेगी अगर वो शेड्यूल ऑफेंस के साथ जोड़ी जाएगी। तो अगर शेड्यूल ऑफेंस के साथ नहीं जोड़ी जाएगी तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी खाली 120 बी को उसको अंदर नहीं डाला जा सकता। अब इस फैक्ट्स को केस में देखते हुए कि जो ऑफेंसेस थे शेड्यूल ऑफेंसेस थे तो कोई एलिगेशन नहीं थी कि इन्होंने किसी प्रकार की कमीशन ऑफ द क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी की है कि फिर कोई ऑफेंस किया जो कि शेड्यूल था। जैसा पॉइंट किया गया है एक्सेप्ट सेक्शन 120 बी ऑफ इंडियन पिनल कोड कोई भी ऐसा ऑफेंस नहीं था जो शेड्यूल में था वो अप्लाई किया गया था। तो इसलिए शेड्यूल ऑफेंस यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करते हैं। अपीलेंट को प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता जो कि सेक्शन 3 ऑफ पीएमएलए एक्ट के अंदर। अब कंक्लूजन पे ये आए कोर्ट पे कि अब यहाँ पर सारे कंक्लूजन ये निकाला उन्होंने कि ये जरूरी नहीं है कि जिसको पर्सन जिसके ऊपर ऑफेंस लगाया गया सेक्शन 3 ऑफ पीएमएलए के लिस्ट के अंदर तो उसको अक्यूज दिखाया जाना जरूरी है शेड्यूल ऑफेंस के अंदर, ऐसा कुछ नेसेसरी नहीं है। तो चार्जशीट में उसका नाम नहीं है तो चलो पीएमएलए एक्ट नहीं लगेगा, ये चीज कंटेंशन थी अपीलेंट की रिजेक्ट कर दी थी। अगर अक्यूज को दिखाया गया है कंप्लेंट के अंदर पीएमएलए एक्ट के अंदर मींस पीएमएलए के अंदर कंप्लेंट जो पीएमएलए में फाइल की गई है अगर वो अक्यूज नहीं है शेड्यूल ऑफेंस में तब फिर उसे बेनिफिट मिल जाएगा क्विटल का। और जो जैसे कि दूसरे अक्यूज जो हैं वो शेड्यूल ऑफेंसेस में या तो बरी हो गए हैं या डिस्चार्ज हो गए हैं, और तो फिर इसमें भी इसको जो होंगे जो जिनका नाम डाला गया होगा उनको भी बेनिफिट मिलेगा अगर मान लीजिए दूसरे को एक्यूज है वो बरी हो गए हैं। तो अब जो प्रॉपर्टी जी थी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी वो कोई कनेक्शन नहीं था प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से क्योंकि जो शेड्यूल ऑफेंस था वो
काफी समय के बाद हुआ था, क्योंकि प्रॉपर्टी अक्वायर की थी 2013 में और शेड्यूल ऑफेंस का लगाया गया था वो 2017 में। तो इससे कहा कि शेड्यूल ऑफेंस वो बाद में हुआ था, लेकिन उन्होंने पहले प्रॉपर्टी अक्वायर कर ली थी। अब इशू ये था कि अपीलेंट ने कोई टेंटेड मनी यूज किया था प्रोसीड ऑफ क्राइम, तो वो सिर्फ ट्रायल के समय ही दिखाया जा सकता है। और जो ऑफेंसेस थे पनिशेबल 120B का, वो शेड्यूल ऑफेंस तभी बनेंगे अगर कोई कॉन्स्पिरेंसी की गई है, वो स्पेसिफिक इंक्लूडेड होगी शेड्यूल के अंदर। इसके ऊपर काफी डिस्कस हो चुका है ऊपर। अब इम्प्यूज्ड ऑर्डर था 27 अप्रैल 2022 का, उसको कोर्ट ने क्वैश कर दिया। और कंप्लेंट थी स्पेशल कोर्ट PMLA केस के अंदर, उसको भी क्वैश कर दिया जो एज फार एज द प्रेजेंट अपीलेंट इज कंसर्न। तो इसलिए अपील को अकॉर्डिंगली अलाउ कर दिया। तो ये जजमेंट आई थी 29 नवंबर 2023 को। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें, ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।